चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो ये उच्च न्यायालय जो पढ़ रहे थे हम लोग, हाई कोर्ट या तो है ना, जो आपका 212-13 से लगभग 14 से लगभग है 232 तक, फिर 233 से लगभग 237 तक उसका अधीनस्थ न्यायालय है। उसके बारे में बताऊंगा। ये पार्ट 2 है वीडियो का। ये उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे अभी, तो इनकी शक्तियाँ के बारे में बता देता हूँ। तो उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हाई कोर्ट का जो है व्यापक लेवल पर है ना, मतलब शक्तियाँ इनको तो बहुत सारी हैं। अब इनको जो राज्य में जो अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय है, जो मतलब राज्य के अंतर्गत में आप अपील कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित है। कि मतलब आप नीचे के न्यायालय से खुश नहीं हो, आपका मतलब मूल अधिकार का रक्षक तो यही है, इसका है। जो आपका संविधान का रक्षक कौन है? राज्य में हाई कोर्ट है, और बड़े लेवल में केंद्र लेवल में सुप्रीम कोर्ट है। अब संविधान की इसमें जो रक्षा और परिरक्षा सलाहकार की भूमिका भी इनकी होती है, मतलब उनको दूसरे व्यक्ति को भी लागू करने के लिए वो सब करने का भी, शक्तियों को उनके क्षेत्र के बारे में क्या करना, मतलब उनको बताया गया, मतलब उनको रक्षा करने के लिए बोलता है। इसको याद रखना, ठीक है, समझ गए। और जो विधानमंडल को याद रखना, संसद और राज्य विधानमंडल को दोनों, इसको जो न्यायिक क्षेत्र है, मैं वर्तमान जो न्यायिक क्षेत्र है इनका बताऊंगा अभी, शक्तियाँ उसको कहाँ कहाँ मिली है, किस किस क्षेत्र में, कहाँ तक उसकी मतलब उसको क्या बोलते हैं, सीमित सीमाएं हैं उसकी। तो न्यायिक क्षेत्र में आपका संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही क्या है, उसको शक्ति प्राप्त है कि उनकी शक्तियाँ और न्यायिक क्षेत्र को क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। क्या बोल रहा हूँ जी, इसमें का शक्तियाँ और न्यायिक क्षेत्र को क्या कर सकती है, परिवर्तन की शक्ति देता है। इसको भी याद रखना। उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र भी हैं, शक्तियाँ भी हैं, प्राप्त है, उनको याद रखना। जो मैं इसका बताऊंगा, तो पहला तो एक प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता है, लिख देता हूँ इसको, फिर मैं बताऊंगा। एक लिखे अपीली न्यायालय, एक है अपीली क्षेत्र अधिकार, दूसरा है एक पर्यवेक्षी क्षेत्र अधिकार, एक था प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। क्या बोल रहा हूँ, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। और इसमें जो एक है चौथे नंबर में आप लिखे, इसमें का पहला क्या बोला, अपीली क्षेत्र अधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्र अधिकार है, एक प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, एक अभिलेख न्यायालय भी इन लोग के अंडर में आता है, अभिलेख का न्यायालय, इसको याद रखना। और जो रीट उठ जारी करने का क्षेत्र अधिकार, रीट संबंधी अधिकार देता है, इसको याद रखना। और जो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या नियंत्रण बोलता है, मतलब कौन बोलता है, ये बोलता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, क्या बोल रहा हूँ, न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसमें बोला गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उनकी समीक्षा करने की शक्ति अलग से दी गई। तो एक एक करके चलो मैं इसमें बताता हूँ। इसमें जो अपीली क्षेत्र अधिकार है, पर्यवेक्षी क्षेत्र अधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, अभिलेख का न्यायालय है, रीट संबंधी अधिकार है, अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण है, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति इन लोग को दिया गया है।
न्यायालय है, मतलब इन ऐसा क्षेत्रफल नहीं मैं बोल रहा हूँ इसमें। क्षेत्रफल मतलब ऐसा क्षेत्रफल नहीं कि मतलब एक क्षेत्र का जो जो जैसे भूमि उमी है और क्षेत्रफल उसमें शामिल हो, ऐसा क्षेत्र अधिकार नहीं। इन लोग को देखिए, अपील करने का क्षेत्र अधिकार मतलब उनको अधिकार क्या क्या दिया गया, शक्तियाँ उनके, ऐसा है। क्षेत्र अधिकार मतलब ये नहीं कि कुछ और होगा, ठीक है, इसको याद रखना। तो एक एक करके इसमें बताता हूँ। एक तो अपीली न्यायालय जो बताया हूँ इसमें, तो आपको क्या होता है, हाई कोर्ट में मूलतः एक अपीली न्यायालय ही है। हाई कोर्ट में ज़्यादा फाइटिंग वुटिंग मतलब वो केस उस नहीं होता है ना। जो मेन चीज़ तो जिले में हो जाता है ना। जो अधीनस्थ न्यायालयों के जो जो अभी जब मामलो कोई व्यक्ति को मतलब उसका निर्णय सही नहीं लग रहा है अधीनस्थ न्यायालय का, कोई मतलब उसका जो निर्णय आपको पसंद नहीं है, तब जाके अपील करोगे आपके हाई कोर्ट कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, इसमें सुनवाई करवाइए, ठीक है। दोनों तरह के मामले में आप जा सकते हो, सिविल मामले में हो चाहे आपराधिक मामले हो। कहाँ अपील करोगे, हाई कोर्ट में जाके अपील करोगे। तो इसी के कारण ही उसको अपीली न्यायालय भी बोला जाता है। अब वहाँ भी खुश नहीं, हाई कोर्ट में जाना फिर सुप्रीम कोर्ट में, है ना। वहाँ भी आपका सुनवाई नहीं हो रहा है, आपका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इसमें भी जैसे कि एक तो दीवानी मामले में बताया है ना। दीवानी मामले में क्या होता है, जो आप जमीन जायदाद से संबंधी मामले होंगे, जो उनको कानून कई सारे उसमें जो मामले उसमें आते हैं, एक आपराधिक मामले भी आते हैं जो मैं बताया इसमें, जो सत्र न्यायालय चलती है और जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। जो जिला न्यायालय के जो आप इसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं, तो उनके निर्णय से मतलब समर्थन नहीं है, तो जाके चुपचाप आप अपील कर सकते हो। कहाँ पर आपका हाई कोर्ट में, ठीक है। ये था आपका अपीली न्यायालय, अपीली क्षेत्र अधिकार, उसका शक्तियाँ। एक है आपका पर्यवेक्षकी। अब पर्यवेक्षी क्या है, तो इसमें इस बात का जो हम लोग को क्या देता है, अधिकार देता है। तो ये क्या करता है, जो सभी न्यायालय हैं जो क्षेत्र के उसके जो अपने जो क्षेत्र अधिकार के जो क्षेत्र के सभी न्यायालय हैं, जो जितने जिले के या छोटे मोटे न्यायालय हैं या सहायक न्यायालय हैं, तो उनका नज़र रखता है ना। तो उनको क्या करता है, उसको सैन्य न्यायालयों के जो उसको छोड़ के, मतलब सैन्य न्यायालयों को छोड़ के, मतलब अपने क्षेत्र के अंतर्गत में जितने भी न्यायालय हैं उनको पर्यवेक्षण करेगा। उनको किसी भी मुद्दे पर कोई बड़े लेवल में हो रहा है तो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे तो उसको मंगा भी सकता है हाई कोर्ट। तो अपने क्षेत्र के भीतर कैसे, अरे मतलब एक राज्य में रह रहा है ना, तो उसको अधिकार है भाई किसी भी जिले के उसको मंगा सकती है केस को, और मामले को अपने हैंडल के मतलब अपने अनुसार देखेगी फिर। अब इसमें जो अधिकारियों पर भी नियम बना सकती है ना, वो अधिकारियों पर भी नियम बनाती है। जैसे कि कोई क्लर्क का अधिकारी रहेगा या वकील है, तो उनके जो पैसा उसको किसके कितना मिलना चाहिए उसका निश्चित करते हैं लोग उस टाइमिंग में। उनका अधिकार जो अपने कार्यालय के अंतर्गत में कितना उनको वेतन देना चाहिए, वकील को कितना देना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, उनके लेखा सूची वाला जो प्रपत्र उपत्र निकालते हैं वो सबको कितना मिलना चाहिए वेतन, वो सभी को एक प्रपत्र निर्धारित करके क्या कर सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं। तो उनको शक्तियाँ हैं, इसको याद रखना। इसमें ऐसा प्रार्थना पत्र तो किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है ना, क्योंकि वो खुद ही मतलब जो न्यायालय द्वारा जो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा जो भी, तो उनका जो परीक्षण भी कर सकता है, मतलब दूसरे न्यायिक क्षेत्र की जानकारी ले सकता है, उसका ताक झांक मतलब कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। बस ये याद रखना। और एक था अब ये इसमें बताएं, परीक्षी हो गया प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। अब प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि उच्च न्यायालय के कोई विवाद हो जाता है तो इनका जो सुनवाई जो सीधे है प्रथम प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार
जैसे हाई कोर्ट की कोई भी बात की जो अगर सुनवाई सीधे ना या फिर अपील के जरिए, तो उसको होता है, उसको विस्तार किया गया। जैसे कि वसीयत हो गया, विवाह हो गया, तलाक वलाक हो गया, जैसे एक न्यायालय की अवमानना होती है। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, मतलब प्रारंभिक उनका अधिकार है कि मतलब वहां आप जा सकते हैं। जैसे विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है, चुनाव संबंधित विवाद, तो कहाँ जाएगा आपका, उसका हैंडल कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। विधानमंडल संबंधी कोई मामला रहे या संसद सदस्यों का जो भी, तो इन बीच में उन लोग ये आएंगे उसमें कि भाई हाँ भाई बताइए क्या प्रॉब्लम बोल के। जैसे नागरिकों का मूल अधिकार है, उनमें कोई परिवर्तन कराओगे आप, है ना, उनके मूल अधिकार में परिवर्तन कराओगे, चेंज कराओगे, तो उनका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है उनका, हाई कोर्ट का। और जैसे कि जो संविधान की जो कोई भी संबंधित कोई मामला हो तो उसको अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित कर सकता है अपने मामलों में, मतलब अपने ऊपर ला सकता है। तो मुख्यतः जो है ना, जो हाई कोर्ट में आप देखोगे तो चार उच्च न्यायालय जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, तो ये मूल नागरिक क्षेत्र अधिकार में आते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बड़े नागरिक बड़े शहर हैं यहाँ, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, ये चार, इसको याद रखिए आपको। तो उनके पास मतलब अधिकार है, उनको अधिकार देता है, उनका जो भी संबंधी कोई मामला होता है, वसीयत विसीयत संबंधी, तलाक वलाक, कानूनी कंपनी, न्यायालय की अवमानना होता है, तो उनका विवाद का निपटारा उपटारा करेंगे। उनका जो है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, मतलब प्रारंभिक अधिकार उन्हीं का है, हाई कोर्ट का, इसको याद रखना। और जो एक अभिलेख न्यायालय है, अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है इसको बताता हूँ मैं इसमें। अभिलेख का न्यायालय है जैसे कि कोई उच्चतम न्यायालय का कोई फैसले होगा, है ना, कोई कार्रवाई होगी, कोई स्मृति हो, कोई कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको करने के लिए ना, जैसे कि साक्ष्य उच्च पेश किया गया, अभिलेख को जो साक्ष्य उच्च तौर पर रखा जाता है, जो कोई भी दस्तावेज है, कहाँ कोई मामला उमला हो रहा है, कहीं सुनवाई उनवाई हो रही है, तो जैसे कि आप ये बोलने का मतलब हाई कोर्ट में अगर चल रहे हैं ना कोई मामला, जैसे कि, तो आप अधीनस्थ न्यायालय में उसको उठा नहीं सकती, ये है दस्तावेज पेश करके। अब ऑलरेडी उधर दूसरे कोर्ट में चल रहा है और दूसरे कोर्ट में फिर चला दोगी, तो ऐसा नहीं होगा। एक जगह चल रहा है तो एक ही जगह चलेगा, 15 जगह नहीं चलेगा, ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन इसकी अवमानना पर संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अगर अवहेलना होता है न्यायालय का तो 1971 के तहत उसको आपराधिक किसी भी प्रकार से दे सकता है, या सिविल मामला हो या कुछ भी आदेश उदेश जानबूझकर पालन न करते हैं कोई आदेश उदेश का, तो उसको दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है। या कोई आलोचना उलोचना करते हो किसी का, जो है ना, सही रिपोर्ट का, या कुछ भी कार्रवाई होती है, प्रक्रिया होती है, उसका निवारण उवारण करने के लिए, तो अवहेलना नहीं है वो सा टाइप का, है ना। आलोचना उलोचना करते हो तो आपको उसका अवहेलना नहीं है, क्योंकि वो है ही, वो मुद्दा ही है ही, उसको छोड़ नहीं सकते ना उसको, ठीक है। इसको चलिए, ये अभिलेख न्यायालय बता दिया इसमें। तो मैं बोला कि एक जगह चल रहा है ना, तो दूसरे जगह आप नहीं जा सकते, मतलब दूसरे में कार्यवाही नहीं होगी, डबल डबल नहीं होगी। रीट संबंधी अधिकार, अब रीट संबंधी क्या, 232 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को अधिकार है कि मतलब अगर कोई संविधान की आपकी कोई अधिक मूल अधिकार से संबंधित कोई हनन करता है, क्षेत्र अधिकार, बंदी या कुछ भी, या रीट जो है आपका मतलब सरकारी दल उनके नागरिकों को, जैसे कि उनको रक्षा करने के लिए, मतलब एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, सरकारी टाइप का है। तो उसमें एक प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है, प्रतिषेध होता है, अधिकार परीक्षा होता है। तो इन तरह के सभी के मतलब क्या है, अपने अधिकार क्षेत्र उसके आते हैं, मतलब इस तरह के, तो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट रीट जारी करता है, सॉरी 226 के तहत था, मैं दो अनुच्छेद 226 के तहत ये आते हैं, इसको याद रखना। तो इसमें भी जो परम आदेश हम आदेश देते हैं ऐसे उसका लिखा रहता है,
उत्प्रेषण मतलब वो अधीनस्थ न्यायालय से कुछ मामला हो तो अपने पास बुला लेते हैं। और प्रतिषेध मतलब मना करना, उसको हम मना करते हैं, ऐसे अधिकार के जवाब देगा कौन देगा? हाई कोर्ट देगा अपने अधीनस्थ न्यायालय में। हम अधिकार मतलब हम बोलते हैं, मना करते हैं कि आप ये वाला ना कीजिए, बोल के ये वाला कार्य क्षेत्र में आप काम ना करें। एक अधिकार पे इच्छा, अधिकार पे इच्छा क्या मतलब? कोई व्यक्ति जबरदस्ती यदि किसी दस्तावेज में साइन कर देता है और जबकि उस पद का ही नहीं था, तो उसको जांच के लिए किया जाता है कि ये व्यक्ति साइन किया है या उसकी यही किया है कि नहीं किया है। तो उसके अधिकारिता को जांच करने के लिए, उसके पद की जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा लाया जाता है। वो हाई कोर्ट द्वारा जारी होता है। एक प्रत्यक्षीकरण होता है, जो शरीर प्रस्तुत करो, तो मतलब उसके बॉडी को शरीर प्रस्तुत करना रहता है, जो उठा के सीधा लाओ आप यहाँ पर ऐसा। तो ये हो गया आपका रीट जारी करना। अधीनस्थ न्यायालय नियंत्रण, तो ये अधीनस्थ न्यायालय नियंत्रण क्या? तो हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है कि एक न्यायालय है बड़े लेवल में, तो अपीली न्यायिक क्षेत्र भी उसके पास है और परीक्षणीय अधिकार भी उसके पास है होते हैं, और प्रशासनिक नियंत्रण भी उसके पास होते हैं, और अन्य सारी भी कई सारी शक्तियाँ उनके पास होती हैं। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है ना, और उनकी पदोन्नति, पदों के मतलब बढ़ाना, उनके राज्य न्यायिक सेवा में उनको नियुक्ति करना, तो उनको जो है कौन लेता है? आपका अधिकार राज्यपाल को है। जो जिला न्यायालय में जो नियुक्ति करता है जो भी न्यायाधीश का, वो राज्यपाल करता है। और जिला न्यायाधीश के अलग भी अगर करेगा ना, तो राज्यपाल इसे उनसे परामर्श ले सकता है। अगर उनसे कोई मेन जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब ये जिला का जो मजिस्ट्रेट होगा, उसके अलावा भी कोई न्यायाधीश होंगे अलग से, तो उसके लिए मतलब नियुक्ति के लिए परामर्श ले सकता है। इसको याद रखना। और इसका जो पूरा तो जो स्थानांतरण होता है जिला न्यायाधीशों के, जो न्यायिक सेवा के जो भी हैं राज्य के, तो उनके जो तैनाती कहाँ तैनात करना है या स्थानांतरण परिवर्तन करना है, स्थानांतरण भी कर दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। और उनके सदस्यों का अनुशासन ठीक नहीं रहे तो उनको बोलेगा भी ठीक से रहो बोल के। और छुट्टी उट्टी भी उनकी स्वीकृति, कुछ विधेयक उधेयक या कुछ भी लाए हुए, कोई दस्तावेज पेश किए, उसको स्वीकृति देना, उनके पदोन्नति देना। तो ये मामलों को भी ये सब क्या वो देखता है? कौन देखता है? अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत उसके आता है वो सभी मामले। क्या क्या बोला? उनको पदोन्नति देना, उनको वेतन उतन देना, उनके छुट्टी देना, उन लोग को, न्यायाधीश को, जिला न्यायाधीश को, हाई कोर्ट का मतलब काम है, उसके अंतर्गत में आता है। अब जैसे कोई मुद्दा रहेगा जो है ना, कोई निर्णय उन्हें मामले संबंधी कोई न्यायालय को, तो क्या हो सकता है? अधीनस्थ न्यायालय अगर मामला लंबित है किसी मामले में, है ना, यदि अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला लंबित है किसी मामले को लेकर वापस, तो उसको वापस भी ले सकता है। जैसे कि कोई काफी समय से मतलब लंबित है, कोई दस्तावेज पेश कर दिया है, तो उसको अपने पास बुला सकता है या उसको बोल सकता है कि इसको रफा दफा कीजिए, कि ऑर्डर दे सकता है। इसको याद रखना। उसके मतलब नियंत्रण में रहता है कौन? आपका अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट के अधीन में। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग। अभी जिला न्यायाधीश का बताऊंगा 233 अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जिले में। तो रीड भी हो गया, अधीनस्थ न्यायालय हो, एक न्यायिक समीक्षा दे। तो अब न्यायिक समीक्षा मतलब क्या? तो उन लोगों के यहाँ न्यायिक समीक्षा की शक्ति दिया जाता है, पुनर्विलोकन की शक्ति ये होती है। जैसे विधानमंडल हो गया, केंद्र सरकार, दोनों के जो भी कोई अधिनियम बनी है या कोई आदेश दिया गया है, कार्यकारी आदेश दिया है संवैधानिकता के परीक्षण के लिए, तो उनको पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो पुनर्विलोकन क्या है? मतलब जो आपका हाई कोर्ट को, उसको क्या रहेगा? एक रहेगा। जैसे कि कोई कभी कभी ऐसा भी रहता है विधानमंडल द्वारा ना कोई गलत नीति भी ला दिया जाता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको जांच करने के लिए, गलत नीति थोड़ी लाए भाई, उन लोग पास करा देंगे, कौन जाने कि ये जनता के लिए हानिकारक है। तो न्यायालय इसको जांच कर सकती है कि भाई ये ठीक ठाक है कि नहीं, है। तो उसको असंवैधानिक भी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि संवैधानिक नहीं है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। और परिणाम से उसके फिर ना सरकार है जो है आपको कार्यपालिका जो रहेगी उसको लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको हटा दिया जाएगा ना, उसका छानबीन किया जाएगा।
तो अनुच्छेद 13 और 226 के तहत जो हाई कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, समीक्षा किया जाता है और संविधान में उल्लेखित है ना। और जो कार्यपालिका के जो आदेशों को हम लोग चुनौती भी दे सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार का हनन हो गया, कोई कार्यपालिका है और आपके मौलिक अधिकार का हनन करे, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का हनन, आपका कहाँ जा सकते हो, वहीं जा सकते हो जहां मैं बोल रहा हूँ इसमें अपीली में। तो उसके जो संवैधानिक उपबंध के विरुद्ध भी आ जाता है, जैसे कोई उपबंध लाया गया संविधान में, कोई जैसे कि कुछ कानून लाया गया, कोई भी लाया गया है, तो उसको आप जाके वहाँ मतलब जा सकते हो। समझ गया इसमें का? ठीक है, तो ये सभी मैं बता दिया इसमें का, ये कंप्लीट हुआ इसमें का जो हाई कोर्ट के बारे में जाने थे। इसके बाद फिर 233 के तहत उससे चालू हुआ, 232 तक व्याख्या कर दी, और जो 231 के तहत इसमें अगले पिछले वीडियो में बताया था, जो साझा न्यायालय के भी बारे में बताया हूँ मैं कि कैसे ही स्थापना करती है। अब गठन उठन को बता दिया, क्षेत्र अधिकार को बता दिया, सेवानिवृत्त कैसे हो सकता है उसको भी बता दिया, 62 वर्ष तक मतलब शासनकाल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका हाई कोर्ट। ये 2 वीडियो में समाप्त हो गए। तो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद। और जिनको एडमिशन है वो ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कम फीस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, लगभग 50% के आसपास छूट रहेगा, 40-50%। ठीक है, तो वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद।